नमस्कार मित्रों, मैं अपने चैनल शाइन विद नॉलेज में नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप सबके बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज इस टॉपिक में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक की साइंस में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को समझेंगे। आइए समझते हैं ये प्रकाश क्या होता है और इसका परावर्तन अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश क्यों आवश्यक होता है। इसको देख के आप इसमें पढ़ सकते हैं, जो कुछ भी लिखा है मैं आपको डिटेल में पूरा पढ़ के नहीं बताऊँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समय लेगा और ये मैं वीडियो बुक पर से बना रही हूँ तो आप इसको देख के समझ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूँगी ये सब होता क्या है, ताकि आप पढ़ने से ज़्यादा इसको हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में समझ लें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ तो सकते ही हैं, इसलिए मैं पढ़ के नहीं बता रही हूँ इसको। जो इसमें मेन बातें लिखी हुई हैं जो आपके समझने के लिए बहुत आवश्यक है, मैं सिर्फ उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। इसमें प्रकाश के बारे में दिया गया है। प्रकाश क्यों आवश्यक है? देखिए, दुनिया में किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। भले ही हमारे पास नेत्र हैं, लेकिन यदि अगर प्रकाश नहीं है तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। आप अंधकार में किसी भी वस्तु को देखने की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। तब तक कि हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते जब तक कि प्रकाश हमारी आँखों से पड़कर उस वस्तु पर पड़कर हमारी आँखों पर परावर्तित नहीं होगा, तब तक हमें उस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस पार्ट में हम इसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप समझ गए होंगे प्रकाश हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आगे समझते हैं कि प्रकाश किरण क्या होती है। जैसे कि ये यहाँ पे आपने लिखा है प्रकाश किरण, ये क्या होती है? तो आपने देखा होगा, इसमें लिखा है कि जब प्रकाश किरण सरल रेखाओं में गमन करता हुआ प्रतीत होता है तो किसी भी स्रोत से किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनता है। और इसको हम इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि यदि किसी स्रोत से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और उसके बीच में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं, अपारदर्शी मतलब ऐसी वस्तु जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है, तब आपको उस वस्तु के पास से होकर प्रकाश किरण निकलती हुई दिखाई देगी। उस समय आप पहचान पाएंगे प्रकाश किरण क्या होती है। अर्थात अगर सरल भाषा में कहें तो प्रकाश कई किरणों, असंख्य किरणों के समूह से मिलकर बना है। उसकी किसी एक किरण को हम प्रकाश किरण के नाम से जान सकते हैं। और चूंकि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ने के लिए हम सारे प्रकाश किरणों को तो एक साथ नहीं समझ सकते। प्रकाश के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए किसी एक किरण को देखना पड़ेगा या एक या दो किरण के व्यवहार की व्याख्या करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ इस शब्द प्रकाश किरण का उपयोग करते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा है इंपॉर्टेंट। इसमें लिखा है यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने वाले की बजाय इसके किरणों पर मुड़ने की प्रवृत्ति करता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। कई जगह आप देखेंगे इस टॉपिक का आगे कई बार यूज़ होगा इस शब्द का कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। अब रटने से ज़्यादा आप इसको दिमाग में समझ लीजिए कि प्रकाश किरण का अपने मार्ग से थोड़ा मुड़ कर निकल जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। इसमें लिखा है जब तक कि तब वह प्रकाश की जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती है। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जा सकता है, जिसका विस्तृत अध्ययन अब उच्च कक्षाओं पर 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अंतःन किरण के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत पर्याप्त है। अर्थात इसमें इस ब्लैंक में जो लिखा हुआ है आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पहले बताया गया प्रकाश तरंग की भांति कार्य करता है, फिर बताया गया कि प्रकाश कण की बात करता है, जबकि ये दोनों सिद्धांत पूर्णतः इसकी व्याख्या करने में असफल रहे। फिर आगे एक और सिद्धांत है जिसको आधुनिक क्वांटम सिद्धांत कहते हैं, जिसके अनुसार ये निष्कर्ष निकाला गया कि प्रकाश तरंग और कण दोनों की समान गति करता है। आगे समझेंगे कि कहाँ पर प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है, कहाँ पर कण की भांति व्यवहार करता है। चलिए नीचे समझते हैं। इसमें लिखा प्रकाश का परावर्तन। देखिए ये डेट में लिखा, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसको सार में बताने की कोशिश करूँगी कि ये है क्या। प्रकाश के परावर्तन का मतलब है कि जब भी प्रकाश किसी पारदर्शी और चिकने तल से होकर निकलेगा तो वह उसी तल से परावर्तित होकर दूसरी दिशा में विक्षेपित हो जाएगा। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप इसका एग्जाम्पल सूर्य के सामने किसी कांच को रखकर या पानी में सूर्य का प्रकाश जब पड़ रहा हो उस समय भी देख सकते हैं कि पानी से सूर्य प्रकाश किरणें निकलते हुए प्रतीत होती हैं। इससे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चूँकि इन परावर्तन के दो नियम होते हैं कि आपतन कोण सदा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर जिस बिंदु से आपतित किरण होगी, अर्थात जिस माध्यम के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण गिरी होगी, परावर्तित भी उतने ही कोण से वो होगी। ठीक है, उससे ज़्यादा या कम से नहीं हो सकती है। दूसरा, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर और अभिलंब परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब वही कहने का है कि यदि दोनों माध्यम को अलग करने की बीच की रेखा को एक मान लिया जाए, उस दर्पण का अभिलंब, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको नीचे आप डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ
ठीक ठाक नहीं लिखा है, बस इतना ही लिखा हुआ है इसमें कि यदि आपको सबसे पहले प्रतिबिंब के बारे में समझना है तो आप डेली शीशा या दर्पण देखते हैं, मिरर देखते हैं, उसमें अपने फेस को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस प्रकार का प्रतिबिंब बना है। देखिए वो भी प्रकाश के कारण ही बना है, अंधेरे में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते ना, प्रकाश के कारण ही बना है। लेकिन चूँकि वो समतल दर्पण है तो समतल दर्पण में हमें अपना प्रतिबिंब कैसा दिखाई पड़ता है, वो सीधा होता है और आभासी होता है, अर्थात छू तो नहीं सकते उसको हम, लेकिन अगर हम सीधे खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब सीधा आएगा। ऐसा नहीं कि हम इधर से सीधे खड़े हैं उधर से उल्टा मेरा प्रतिबिंब दिखाई पड़े, समझ रहे ना। हम इधर पैरों पे खड़े हैं उधर पर सर की प्रतिबिंब, सर और पैरों मतलब सर पे खड़े हैं और पैर ऊपर हैं, ऐसा प्रतिबिंब नहीं बन के आएगा, समझ रहे हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि समतल दर्पण सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के आकार के बराबर, जितनी बड़ी हमारा जितना आकार होगा वो प्रतिबिंब में भी उतना ही आकार दिखाई पड़ेगा। ये तो समतल दर्पण के बारे में हुआ, ठीक है। और जितनी दूरी पर हम दर्पण के आगे खड़े होंगे हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनेगा। अब दर्पण के पीछे जाके हम अपना प्रतिबिंब देख नहीं सकते, कॉमन सी बात है, ठीक है ना। हम जाएंगे, हटेंगे, प्रतिबिंब भी हट जाएगा। लेकिन हाँ, दर्पण में जब अपना प्रतिबिंब हम देख रहे होते हैं उस समय इमेजिन कर सकते हैं कि जितनी दूरी पर हम दर्पण से खड़े हैं दर्पण के अंदर प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बना हुआ। अगर इमेजिन करें कि हम दर्पण से होकर निकल रहे हैं तो दर्पण के अंदर भी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बना होगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं, ये क्रियाकलाप लिखा है, हम इसे पढ़ नहीं रहे, आप इसे अपने नॉलेज को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए या इस टॉपिक को बेहतर समझने के लिए आप इसे खुद पढ़ के देखिए और फिर करके भी देखिए। देखिए जब तक प्रयोग नहीं करेंगे साइंस आपको बेहतर तरीके से समझ में आना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए इस प्रयोग को करके देखिए, आपको बहुत ईजी लगेगा जो टॉपिक हम आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक है। आगे पढ़ते समझते हैं। फिर इसमें लिखा है दर्पण को पढ़ते वक्त कई महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं, जैसे परावर्तक पृष्ठ है, वक्रता केंद्र है, दर्पण का ध्रुव है, फोकस बिंदु है, ये सब टर्म्स क्या होते हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, अच्छा, एक प्रकार के दर्पण आपने समझ लिया समतल दर्पण। इसके अलावा भी दो प्रकार के दर्पण होते हैं, जिनमें एक होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण ही शायद होते हैं। हाँ, दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। हाँ, गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो सकते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि गोलीय दर्पण ये बनते कैसे। यहाँ पे लिखा है ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। मतलब समझ ही गए होंगे अब आप कुछ भी, कि अगर किसी कांच को गोल फॉर्म में काट दिया जाए, ठीक है, और फिर उसमें कुछ ऐसा किया जाए कि वो एक अवतल दर्पण की विशेषता क्या होती है, किनारों पे मोटा होता है, बीच में पतला होता है। तो कुछ इस प्रकार से कांच की डिज़ाइन की जाए जिससे वो जब उस कांच को छूने का प्रयास किया जाए तो किनारों पे मोटा लगे और बीच में पतला लगे। इस प्रकार का अगर कोई गोलीय दर्पण बना हुआ है तो वो हमारा गोलीय दर्पण कहलाएगा। यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि क्या हर एक कांच एक दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। आपका आंसर होगा हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। कोई भी कांच दर्पण की भांति व्यवहार करने के लिए आवश्यक है कि उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए, तब तो हम अपना प्रतिबिंब उस पर देख पाएंगे ना। नहीं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रकाश किरण एक माध्यम से निकल कर दूसरे माध्यम से हो जाए परावर्तित हो जाएगी, इधर से निकलेगी उधर से निकल जाएगी। तो हम प्रतिबिंब कहाँ देखेंगे। प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी पिछली सतह को काला करना होगा या फिर पॉलिश करनी होगी, समझ गए ना। अब इसमें यहाँ दिखाया गया आपको गोलीय दर्पण क्या होते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ये अवतल दर्पण। क्या है ये अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर उभरा हो और गोले की ओर वक्रित हो। वही जो मैं आपको अभी बताने की कोशिश कर रही थी कि किनारों पर मोटा हो बीच में पतला हो तो ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। इसके विपरीत जो किनारों पर मोटा हो और जो किनारों पे पतला हो और बीच में मोटा हो वो उत्तल दर्पण कहलाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का, अगर इसको हम पूरा कर दें ऐसे, इतना ये पूरा कर दें तो देख सकते हैं आप, ये जो आपको अंदर का सिरा दिखाई दे रहा है, अंदर का सिरा ये दिखाई पड़ेगा किनारों पे मोटा और बीच में पतला। यहाँ जो आपको अंदर का दिखाई दे रहा है ये किनारों पे पतला और बीच में मोटा, ये अवतल हो गया, ये अवतल हो गया, ये उत्तल हो गया, ठीक है। अब आइए समझते हैं इसमें आगे टर्म्स लिखे हैं कुछ। वक्रता क्या होते हैं, ध्रुव क्या होते हैं, इसमें ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है दर्पण का ध्रुव क्या होते हैं। आप इसे समझ सकते हैं, डायग्राम भी दिया हुआ है कि दर्पण का ध्रुव क्या होते हैं। भाई देखिए, दर्पण के जो भी मुख्य बिंदु होगा या अगर इस पूरे दर्पण को, इस वक्र को हम पूरा वक्रता केंद्र मान लेते तो इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक केंद्र तो होगा ना, उस केंद्र को ही दर्पण का ध्रुव मान लेंगे। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पी अक्षर से निरूपित करते हैं। फिर वक्रता केंद्र भी ये लिखा है, वक्रता केंद्र भी वही होता है, फ़र्क बस इतना है कि दर्पण के बाहर की ओर वक्रता केंद्र माना जाता है और ध्रुव दर्पण पर ही माना जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं वक्रता त्रिज्या। बहुत सरल है, दर्पण की वक्रता केंद्र से
उसके दर्पण के ध्रुव तक की बीच की दूरी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या PC। इसको आगे डायग्राम में समझेंगे सही से कि ये होते क्या है। ठीक, मुख्य अक्ष क्या होते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा। अगर यहाँ से एक मध्य बिंदु से होकर एक रेखा ऐसे गुजार दें तो ये कहलाएगी हमारी दर्पण की मुख्य वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, सॉरी, वक्रता त्रिज्या तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। वक्रता त्रिज्या तो दर्पण के मुख्य ध्रुव से वक्रता बिंदु तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और दर्पण के मुख्य अक्ष से यानी दर्पण के ध्रुव से जो रेखा समांतर होती हुई निकलती है x अक्ष पर, उसको मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, इस क्रियाकलाप को भी आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। इसके आगे का हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे थोड़ा डिटेल में। देखिए, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हो सकता है एक टॉपिक पे कई वीडियोस बन जाएं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको इतना बेहतर समझ में आए कि उस टॉपिक को फिर आपको कहीं भी किसी और बुक से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, और उस टॉपिक को इतना बेहतर आप यहीं समझ लें कि अगर उससे संबंधित क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में, कहीं कॉम्पिटिशन में या कोई पूछता भी है, किसी को समझाना भी है, उस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से कंठस्थ कर लें। मैं इतना प्रयास करूँगी, बस आपका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।